नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दिनेश सिंह आज एक नई कहानी, एक नया निबंध भीड़ में खोया आदमी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आईसीएसई बोर्ड के साहित्य सागर कहानियाँ में यह 8वां निबंध है। इसमें लेखक ने वास्तव में बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति जनता के मन में जागरूकता लाने के लिए इस निबंध की रचना की है। उन्होंने अपने मित्र श्यामलाकांत के परिवार के माध्यम से बढ़ती हुई जनसंख्या से उत्पन्न होने वाले संकटों और समस्याओं की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। घरों, दफ्तरों, राशन की लाइनों, स्टेशनों, सड़कों आदि के उदाहरण देकर यह समझाया है कि बढ़ती हुई आबादी के लिए अधिक आवास, अन्न तथा रोजगार के अवसर चाहिए। परंतु दुर्भाग्य से हमारे देश में साधन सीमित है। लेखक ने जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए परिवार को सीमित करने का संदेश भी दिया है। वास्तव में अगर देखा जाए तो यह एक वैचारिक निबंध है। इस निबंध के द्वारा लेखक ने हमारे देश को जनसंख्या विस्फोट के कारण जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उसकी ओर हमारे ध्यान को आकर्षित करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं इस निबंध भीड़ में खोया आदमी। और इस निबंध के लेखक लीलाधर शर्मा पर्वती, जिन्हें अपनी इस निबंध की शैली को सुंदर और सुबोध बनाया है। उनकी रचनाओं में कथा और रिपोर्टाज की शैली का आनंद रहता है। और इस तरह से अब आप देखेंगे कि कितनी खूबसूरती से उन्होंने इस निबंध को आपके सामने प्रस्तुत किया है। एक समस्या को उन्होंने उभारने की कोशिश की है। प्रस्तुत निबंध जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखकर लिखा गया है। मनुष्य यदि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं लाएंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हम सभी स्वयं इस भीड़ में और उससे उत्पन्न समस्याओं में पूरी तरह खो जाएंगे। इस कथा प्रसंग में उठाई गई समस्याएं समाधान की ओर अग्रसर करती हैं। यह विषय हमारे देश की खुशहाली और भविष्य के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है। बाबू श्यामलाकांत के अनियोजित परिवार का लेखा जोखा हमें परिवार के सुखी और संपन्न होने की दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। अब यहाँ पर यह निबंध कहानी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। मेरे एक अभिन्न मित्र हैं, अभिन्न यानी बहुत नजदीकी, बहुत प्रिय, बाबू श्यामलाकांत। सीधे साधे, परिश्रमी, ईमानदार, किंतु निजी जिंदगी में बड़े लापरवाह। उम्र में मुझसे छोटे हैं पर अपने घर में बच्चों की फौज खड़ी कर ली है, अर्थात बहुत सारे बच्चों को जन्म दे दिया है। पिछली गर्मियों में मुझे उनकी लड़की के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हरिद्वार जाना था। 15 दिन पहले आरक्षण यानी रिजर्वेशन के लिए स्टेशन पर गया तो वहां पहले से ही लोगों की लंबी कतार खड़ी थी। घंटों प्रतीक्षा के बाद मेरी बारी आई तो पता चला कि किसी भी गाड़ी में स्थान खाली नहीं है। जाना आवश्यक था, इसलिए मुझे बिना आरक्षण के, बिना रिजर्वेशन के ही निकलना पड़ा। जब गाड़ी आई तो क्या देखता हूं कि उसके अंदर तिल रखने को भी जगह नहीं है और प्लेटफॉर्म पर चढ़ने वालों की भीड़ जबरदस्त धक्कन धक्का करने में लगी है। मेरे पास सामान बहुत कम था, फिर भी कुली की सहायता लेनी पड़ी। यदि उसने खिड़की से मुझे भीतर न धकेला होता तो गाड़ी छूट जाती। लक्सर में मुझे गाड़ी बदलनी थी। किसी तरह खिड़की से बाहर कूदा तो क्या देखता हूं, पूरी ट्रेन की छत यात्रियों से पटी पड़ी है, अर्थात बहुत विकट भीड़ है। सोचता हूं, अपने प्राणों को भीषण संकट में डालकर ट्रेन की छत पर यात्रा करने के लिए लोग क्यों मजबूर हुए। इन लोगों को रेल के नियम, व्यवस्था और अनुशासन का ध्यान क्यों नहीं है। हरिद्वार स्टेशन पर श्यामला कांत जी का बड़ा लड़का दीनानाथ मुझे लेने आया था। अब ध्यान रखिए कि एक एक करके अगर आप गिनेंगे
तो उनके परिवार के सदस्यों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। उसे अपनी पढ़ाई पूरी किए 2 वर्ष हो गए हैं, तभी से नौकरी की तलाश में भटक रहा है। मैंने पूछा, अब तो जगह जगह रोजगार कार्यालय खुल गए हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, उनकी सहायता क्यों नहीं लेते? कहने लगा, चाचा जी, वहां भी गया था। पूरे दिन लाइन में खड़े रहने पर जब मेरी बारी आई तो अफसर बोला, भाई, नाम तो तुम्हारा लिख लेता हूं, पर जल्दी नौकरी पाने की कोई आशा मत करना। तुम्हारी योग्यता के हजारों व्यक्ति पहले से इस कार्यालय में नाम दर्ज करा चुके हैं। मैं सोचने लगा, जब एक छोटे शहर का यह हाल है तो बड़े शहरों में बेरोजगारों की कितनी भीड़ भटक रही होगी। घर पहुंचा तो छोटे से मकान में सामान की ठूसम ठास और बच्चों की भीड़ देखकर मेरा दम घुटने लगा। मैंने श्यामला बाबू से पूछा, क्या तुम्हारे पास यही 2 कमरे हैं? वे बोले, क्या करूं मित्र, 2 वर्ष पहले इस शहर में आया था, तभी से मकान की तलाश में भटक रहा हूं। शहर में चक्कर काट काट कर जूते घिस गए मुहावरा है। थक गया, बहुत प्रयास किया, निराश होकर जब थक गया तब साल भर बाद मकान के नाम पर सिर छिपाने के लिए गली के अंदर यह छत मिली, अर्थात यह मकान मिला। शहर पहले की तुलना में कई गुना फैल चुका है, दूर दूर तक नई कॉलोनी बन गई है। फिर भी मेरी तरह न जाने कितने लोग मकानों के लिए भटक रहे। हमारे शहर, हमारे देश में बढ़ती हुई आबादी का ही यह दुष्परिणाम है। जनसंख्या बढ़ रही है, मकान और खाद्यान्न घट रहे हैं। उसी समय श्यामला जी की पत्नी जलपान लेकर आई, नाश्ता पानी। उनके पीछे उनकी 3 छोटी लड़कियां और पल्ला पकड़े 2 छोटे लड़के, और उनकी दुर्बल कमजोर काया यानी शरीर और पीला चेहरा, चेहरे की कांति चमक अदृश्य है। देखकर स्तब्ध रह गया, चकित रह गया, हैरान रह गया। मैंने पूछा, कब से अस्वस्थ हैं? डॉक्टर को दिखाकर इलाज नहीं करा रही हैं क्या? वे फीकी मुस्कान मुस्का दी, बोली, भाई साहब, इतने बड़े परिवार में हर रोज कोई न कोई बीमार रहता ही है। डॉक्टर को दिखाने अस्पताल गई थी, पर अस्पतालों में आजकल रोगी और उनके संबंधी मधुमक्खी के छत्ते की तरह हनी भी डॉक्टर को घेरे रहते हैं। वह भी अच्छी तरह किस किस को देखें। आजकल तो ऐसा लगता है मानो पूरा शहर ही अस्पताल में उमड़ आया है। समझ में नहीं आता ऐसी भीड़ क्यों है। अब यही देखिए ना, मेरी तबीयत भी ढीली ही रहती है, मैं भी अक्सर बीमार ही रहती हूँ। सोचा था विवाह के कपड़े दर्जी से सिलवा लूंगी, बड़े बेटे को दर्जी के यहाँ भेजा, लेकिन वह जिस किसी भी दुकान पर गया, हर दर्जी ने पहले से सिलने आए कपड़ों का ढेर, बंडल, गट्ठा दिखाकर अपनी मजबूरी जाहिर कर दी, व्यक्त कर दी। पहले ग्राहक का स्वागत होता था, अब उसे भी चिरौरी सी करनी पड़ती है, अनुरोध करना पड़ता है, आग्रह करना पड़ता है, विनंती करनी पड़ती है, फिर भी समय पर काम नहीं होता। दुकानें पहले से कहीं अधिक खुल गई हैं, लेकिन ग्राहकों की बढ़ती हुई भीड़ के लिए वे अब भी कम पड़ रही हैं। तभी बाहर से दूसरे बेटे सुमंत का हारा थका झुंझलाया स्वर सुनाई दिया, माँ, जल्दी से एक कप चाय बना दो, आज पूरा दिन राशन की दुकान पर लग गया। अब आप सोचिए कि राशन की दुकान पर कितनी लंबी कतार लगी होगी कि पूरा दिन वहां पर गुजर जा रहा है। इतनी भीड़ थी कि लाइन खत्म होने को ही नहीं आती थी, फिर भी पूरा सामान नहीं मिल पाया। मैं सोचने लगा, आखिर इस सब का कारण क्या है? मोहल्ले मोहल्ले दुकानें हैं, मकान पहले से कहीं अधिक बन गए और बनते जाते हैं। रोजगार के, व्यापार के, नौकरी चाकरी के अनेक रास्ते निकल आए हैं। रेलगाड़ियों और बसों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। चिकित्सा सुविधाओं यानी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज एक्सपांड हुई हैं। चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है।
फिर भी लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। जहां देखिए भीड़ ही भीड़ है। यह भीड़ क्यों बढ़ती जाती है? क्या आदमी स्वयं इसके लिए उत्तरदायी नहीं है, जिम्मेदार नहीं है? घर में बच्चों की भीड़ है। यह भीड़ भले ही अच्छी लगती हो, लेकिन जब तक बच्चों के पालन पोषण, रहन सहन, खान पान, शिक्षा दीक्षा की पूरी सुंदर और सुव्यवस्था न हो, यह भीड़ दुखदाई बन जाती है। अस्पताल में भीड़ क्यों है? क्या यह भीड़ किसी को सुहाती है, किसी को अच्छी लगती है? क्या कोई स्वेच्छा से अस्पताल या अस्वस्थ होता है, अस्पताल जाता है, बीमार होता है? नहीं, स्वयं कोई बीमार नहीं होना चाहता। बीमारी, कुपोषण, मालन्यूट्रिशन, गंदे और संकीर्ण यानी पतले, छोटे मकानों के दूषित, प्रदूषित, पॉल्यूटेड वातावरण से होती है। यदि सीमित परिवार हो, स्वच्छ जलवायु हो और खाने के लिए भरपूर भोजन सामग्री हो, तो बीमारी से बचा जा सकता है। रेल, बस में भीड़ का कारण भी बढ़ती हुई जनसंख्या है। देश के अनुशासन पर दुष्प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं। सार्वजनिक स्थानों पर नियम और व्यवस्था का पालन नहीं होता। जिस काम के लिए आदमी दफ्तर, कचहरी, अस्पताल, स्टेशन आदि स्थानों पर जाता है, समय, शक्ति और धन व्यय यानी खर्च करके भी वह कार्य सिद्ध नहीं कर पाता, पूरा नहीं कर पाता, उसमें सफल नहीं हो पाता, वह स्वयं भीड़ में खो जाता है। भीड़ में खोया आदमी शायद ये तो समझ ही जाता है कि यह बढ़ती हुई जनसंख्या का परिणाम है। मुझे अपने मित्र श्यामलाकांत को अब इस भीड़ का रहस्य बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं इस विपदा को, इस समस्या को झेल रहे हैं। ऐसा लगता है कि यदि समय रहते हमारा देश अब भी नहीं चेता, नहीं जागा, नहीं जागरूक हुआ और श्यामला बाबू की तरह परिवार बढ़ाता गया, तो वह दिन दूर नहीं जब वह स्वयं इस भीड़ में और इससे पैदा होने वाली समस्याओं में पूरी तरह खो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि यह निबंध आपको यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्यों हमें बढ़ती हुई जनसंख्या पर ध्यान देना चाहिए, क्यों हमें इस जनसंख्या रूपी खलनायक को समय रहते रोकना चाहिए। मैं आपको इस शीर्षक की सार्थकता बता दूं कि लीलाधर शर्मा पर्वती द्वारा लिखा गया यह निबंध जनसंख्या की समस्या की ओर संकेत करता है। लेखक अपने मित्र श्यामलाकांत बाबू की बेटी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हरिद्वार जाते समय जो घटनाएं, दुर्घटनाएं, समस्याएं उनके सामने आई, उन सभी समस्याओं को जोड़कर जब हम देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि निश्चित तौर से जनसंख्या का विस्फोट, बढ़ती हुई जनसंख्या सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक संकेत दे रही है कि आने वाले समय में रोटी, कपड़ा और मकान के चक्कर में मनुष्य किस तरह से फंसा हुआ है और किस तरह से वह जनसंख्या को बढ़ाता जा रहा है। इसलिए इस प्रस्तुत पाठ का शीर्षक भीड़ में खोया आदमी हमारे मन में उत्सुकता जगाता है और हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि यदि समय रहते हम नहीं जागे तो यह निश्चित तौर से वह दिन दूर नहीं जब हम भीड़ में खो जाएंगे। और इस तरह से निबंध अपने शीर्षक को सार्थक करने में पूरी तरह से सफल होता है। इस निबंध का जो उद्देश्य है वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न अनेक समस्याओं की तरफ हमारा ध्यान जो है खींचा है। जैसे रेल के टिकट का आरक्षण, वहाँ लंबी लाइन, 15 दिन पहले भी आरक्षण का न मिलना, नियमों को तोड़कर छत पर चलना, बढ़ती जनसंख्या की ज्वलन समस्या है। स्वतंत्र भारत के विकास की गति पर निश्चित तौर से इसका प्रभाव पड़ता है। हमारे यहाँ पर इसके कारण लोगों की आवश्यकताएं नहीं पूरी हो रही हैं। अनियोजित परिवार
तरह तरह की समस्याओं को जन्म देता है और जिसकी वजह से सुख एवं संपन्नता परिवार के लिए सीमित हो जाती है। और लेखक ने इस पाठ के माध्यम से यह दर्शाया है कि अधिक जनसंख्या के कारण हमें सभी क्षेत्रों में किस तरह से असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। उन्नति के लिए किए गए सभी प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं और लेखक अपने उद्देश्य में, अपने मकसद में, अपने शैली के माध्यम से सफल होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ चरित्र हैं जिनकी चर्चा करना आवश्यक है, जिसमें से श्यामला कांत बाबू इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। वे धीरे धीरे अपने परिवार को बढ़ा देते हैं और भूल जाते हैं कि बढ़ते हुए परिवार के कारण किन किन समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ेगा। वे बड़े सीधे साधे सज्जन पुरुष हैं, मेहनत करते हैं, मेहनती हैं, ईमानदार व्यक्ति भी हैं। इतने सारे गुण होने के बावजूद भी वे सुखी नहीं हैं, क्योंकि वो अपने व्यक्तिगत जिंदगी में बड़े लापरवाह रहे। उन्होंने अपने परिवार को नियोजित नहीं किया। उनका अनियोजित परिवार उनके लिए समस्या पैदा कर देता है। उनके 4 लड़के, 3 लड़कियां, पत्नी बीमार एवं कमजोर है। घर पर के काम के कारण बार बार डॉक्टर को दिखाने अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ता है। 2 कमरे का छोटा घर है जिसमें 9 सदस्य परिवार के रहते हैं। और आप देखेंगे कि इसीलिए श्यामला कांत बाबू जैसे लोग जीवन में सुखी नहीं रहते हैं। अब श्यामला कांत की पत्नी अत्यंत सीधी सादी, परिवार की चिंता करने वाली, परिस्थितियों से समझौता करने वाली, ईमानदार नारी हैं, बड़ी ही सरल स्वभाव की हैं। उनके जीवन में तरह तरह की मुश्किलें आती हैं, फिर भी वे धीरता के साथ, धैर्यता के साथ उसका सामना करती हैं। शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हैं, उनकी चिंता उन्हें सताती रहती है, लेकिन अपने पति के मित्र के सामने इन सारी समस्याओं को बड़े ही साफ सुथरे ढंग से प्रस्तुत कर देती हैं। वह एक साधारण भारतीय नारी की प्रतिमूर्ति है, या उसका एक प्रतीक है, या उसका एक प्रतीकात्मक रूप है। इस तरह से हम देखेंगे तो यह निबंध जो है अपने मकसद में पूरी तरह से सफल होता है। और दोस्तों, मैं इसे यहीं पर विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको भीड़ में खोया आदमी कुछ हद तक समझाने में सफल हुआ। सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अब हम फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।